यस हाँ, सभी ने कर लिए परचेज अपने नए एक्ट्स। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि स्टिल आपको थोड़ा कंपैरेटिव मोड में चलना पड़ेगा जो पुरानी लॉज है उसके रिगार्डिंग। टिल डेट तो जो नोटिफिकेशंस हैं वो तो पुरानी लॉ के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। न्यू लॉ आ जाएगी, केस लॉ जो होंगे वो पुराने सेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है पीछे तक? कंप्लेंट कर रही होगी क्योंकि स्पीकर लगने चाहिए वैसे तो यहाँ पे। पॉइंट वही है, क्योंकि केस लॉज है वो लैंडमार्क जजमेंट पुराने ही चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग होंगे। क्योंकि अर्लियर 1898 का जो सीआरपीसी था तो वो रेलेवेंट थे, न्यू सीआरपीसी के अकॉर्डिंग थे। तो अब इसमें बीएनएसएस में भी वही रेलेवेंसी तो वही रहेगी सेम। मान लो कोई वर्डिंग भी नहीं चेंज हुई है तो कंसेप्ट ऑफ लॉ है वो सेम ही रहेगा, चाहे उसमें आईपीसी का पार्ट हो चाहे इसमें बीएनएसएस का पार्ट हो, तो सेम कंसेप्ट ही रहेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा ऐसे उसी के रिगार्डिंग। बाकी जो कुछ जुडिशियल अमेंडमेंट्स के थ्रू थे क्राइटेरियाज, तो वो उनको एक स्पेसिफिकली अब लॉ बना दिया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके हो चाहे जैसे किसी भी तरीके से चीजें रहे इसमें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला पार्ट है, चाहे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का पार्ट है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पार्ट है, तो ऐसी जो चीजें अलग अलग सब सेक्शंस में थी वो स्पेसिफिकली अब पर्टिकुलर नंबरिंग में आ गया कि सब पार्ट्स वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा ऐसे, उसके रिगार्डिंग वो क्राइटेरिया हो जाएगा। इसका रीड करना एक बार सेक्शन 1 को। 1 This act may be called as Bharatiya Nagrik Sakshya Sanhita 2000। बिल्कुल उसी को। यस, The provisions of this Sanhita न्यू ओनली। Section 1 हाँ हाँ, बीच में से पढ़ लो, चलो दोनों तरफ सुनाई दे जाएगा। हाँ हाँ करो, यस करो, रीड कर दो। This act may be called the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. The provisions of this Sanhita, other than those laws relating to Chapter 9, 7, 12 thereof, shall not apply to the state of Nagaland, to the tribal areas, but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। नहीं रहने दो एक्सप्लेनेशन को, जैसे इसमें तो एक्सेप्शंस ही है, जैसे वो जो पहले वाले में थे वही सेम कंटिन्यूड है यहाँ पर भी उसी के रिगार्डिंग। नई डेफिनेशन मेजॉरिटी आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग है, प्लस कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनकी डेफिनेशन डाल दी गई है जो अदरवाइज एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड डेफिनेशन थे। श्योरिटी हो गया, बॉन्ड हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। अब जैसे 2A में स्टार्ट 21A है स्टार्टिंग, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, स्पेसिफिक डेफिनेशन आ गई। अदरवाइज क्या एक लिटरल सेंस में लेमैन लैंग्वेज में मीनिंग था वो था, और आईटी एक्ट से एक हम क्लू लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो पॉइंट चल रहे थे। 21B में बेल वर्ड और डिफाइंड है, बेल वाज नॉट डिफाइंड। इवन इन 2023 में भी जजमेंट में एक रिकमेंडेशन था कि देयर शुड बी काइंड ऑफ बेल्स एक्ट। चंद्र अंतिल की जजमेंट थी बेल्स एक्ट होना चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बेल है उनसे डील करे। ठीक है, उसके चाहे वो पुरानी जुडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड हो प्लस लीगल इंटरप्रिटेशन वाला क्राइटेरिया वो सब कुछ होना चाहिए। तो
बाकी काफी सारी जो डेफिनेशन पहले वाली थी वो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम सा ही है, जैसे इसके अंदर भी वही है, उसी के अकॉर्डिंग ही है। बट द पॉइंट इज कि एक रिकमेंडेशन एक जुडिशियल प्रेसिडेंट में आने की बेल्स एक्ट होना चाहिए। फिर एक्ट बाय दैट टाइम ऐसे एक्ट ये पास तो हो चुके थे, बेल वाला पॉइंट एनफोर्स नहीं हुए थे। तो बेल स्पेसिफिकली पहले नहीं डिफाइंड था, वो जजमेंट्स में ही डिफाइंड था, ठीक है। और जनरल मीनिंग ही लिए जाते थे उसके रिगार्डिंग, या एक कंसेप्चुअल मोड में पॉइंट वर्ड बोला जाता कि बेल का मीनिंग क्या है। वो एक क्लू लिए, बेल है, बेलमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हो गया। द पर्सन व्हेनेवर द पर्सन इज रिक्वायर्ड दैट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, दैट काइंड ऑफ अ पॉइंट की उसको पर्पसफुली लेके जाया जा रहा है। एंड whenever required that person must be produced again before the court। तो उस सेंस में वो वर्डिंग चली, चाहे पुराना कोई सा भी केस हो उनमें बार बार यही डिफाइन था। अब इन्होंने स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जैसे प्रोवाइड कर दी। फिर अब विक्टिम वर्ड है, ये भी अराउंड 2009 के आसपास में ऐड ऑन किया था। अब इसमें स्पेसिफिकली है, एक बार 2y को 1y को रीड करना। विक्टिम Victim being the person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal heir of such victim। विक्टिम वर्ड था ही नहीं, डेफिनेशन के अंदर में भी नहीं था ऐसे उसके रिगार्डिंग। एक नेचुरल कोरोलरी ही क्रिएट किए जा रही थी जैसे उसके रिगार्डिंग। तो बेसिक था कि अफेक्टेड पार्टी और एग्रीड पार्टी, दैट पर्सन इज सेड टू बी अ विक्टिम, और उसी के बेस पर जजमेंट्स भी थी। बेसिक कंसेप्ट है क्रिमिनल लॉ का, उस चीज को आप समझो। जैसे उसके रिगार्डिंग हम बात करें कि ए ने बी को इंजरी कर दी, कोई फिजिकल इंजरी। सेकेंड सिचुएशन है कि ए ने बी को मार दिया। इंजरी वाला पार्ट है, हो सकता है यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट हो। ग्रीवियस हर्ट में भी डिपेंड करेगा कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल केस है। वो इसकी वैरायटी मतलब है, टाइप्स है उसके रिगार्डिंग है कि कहाँ पर जो स्टेट मशीनरी है बिना किसी परमिशन के अपना काम स्टार्ट कर देगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के वगैरह के। डेफिनेशन कॉग्निजेबल की इसमें मेंशन्ड है, इन्वेस्टिगेशन की उसके भी मेंशन्ड है। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक मीनिंग है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कॉग्निजेबल का जहां पे अरेस्ट कर ले विदाउट वारंट। एक सिंपल वे में चल रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का, पहले वो पॉइंट आप समझ लो, उसके लिए फिर बाकी आएंगी सेक्शन वाइज। यहाँ पर अगर ग्रीवियस हर्ट बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो हो सकता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस हो, फिर पुलिस कांट अरेस्ट विदाउट वारंट। प्लस उस पर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर पार्टी है उसको खुद को परस्यू करना पड़े, डीडीआर हो जाए, बाद में काइंड ऑफ कंप्लेंट नेचर में चले केस, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। कोर्ट डायरेक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तभी इन्वेस्टिगेशन होगी। इस केस में सीरियस मैटर है, इट इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज। ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर इज ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट, देयरफॉर यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं दे विल बी pursued by the state। दोनों केसेस के पैटर्न अलग अलग रहेंगे ऐसे इसके रिगार्डिंग चलने के। अब इश्यू अराइज होता है विक्टिम, देयर इज एक्यूज्ड, देयर इज अ विक्टिम। अब विक्टिम कौन है, जैसे बी। विक्टिम वर्ड को डिफाइन करने के पीछे भी एक वर्ड क्या है, अदरवाइज अगर सिंपल वे में आप लेके चलो, इन केस ऑफ अ क्राइम सोसाइटी इज द विक्टिम। लार्ज सेंस में अगर लेके चलते हो, लार्जर सेंस में सोसाइटी इज द विक्टिम, एंड दैट इज द रीजन ये परस्यू किया जा रहा है बाय द स्टेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी सोसाइटी को रिलीफ मिलनी चाहिए। रिलीफ कैसे मिलेगी, जब पनिशमेंट होगी, डेटरेंट इफेक्ट आएगा, आगे कोई और क्राइम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई उस लार्जर सेंस में हम चल रहे थे। बट इश्यू जब सोसाइटी डेवलप होगी लार्जर सेंस में, कल को जाके हम मान लेते हैं कि ए को पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट,
सोसाइटी को रिलीफ मिल गई। देखो जिसने गलत किया वो तो पूरी उम्र जेल में रहेगा। नाउ इश्यू राइजेस इसके जो फैमिली मेंबर्स, उनकी रिलीफ अगर हम इस सेंस में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये वाली रिलीफ तो है। इसको हम रिलेट इसके साथ में भी कर देंगे, तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जैसे उस सेंस में ये वाला पार्ट हो गया। लीगल रिलीफ और इमोशनल रिलीफ वाला पार्ट हो गया। बट अगर हम उस सेंस में देख रहे हैं कि वर्ल्डली सेंस में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सेंस में, उस सेंस में अगर मान लो यही अकेला ब्रेड अर्नर था, मान लो इसका बहुत अच्छा पैकेज था, एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहा था, बच्चे अब इसके छोटे हैं, ओल्ड एज पर्सन है, और वाइफ हाउसवाइफ है, अब वो सिचुएशन में फिर क्या होगा? कंपनसेशन वाला पॉइंट डिपेंड्स पहले के टाइम के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड है कि नहीं है, टर्म प्लान्स हैं कि नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स। वो क्राइटेरिया था। फिर उस सेंस में इस पर्सन का कुछ विद रिगार्ड टू दैट ऐसा कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सजा होगी, कल को सजा काट के तो बाहर आ गया, बट उसके चक्कर में उस एक पर्सन के कारण उसके बच्चे और उनकी लाइफ का सारा फर्क पड़ गया ना ऐसे उसके रिगार्डिंग। ऐसे ही एसिड अटैक वाला क्राइटेरिया, इसमें अगेन जो विक्टिम है उसका सेंस भी तो वही हो जाता ना कि पनिशमेंट तो मिल गई बट एक्चुअली में रिलीफ मिला कि नहीं जैसे उसके अकॉर्डिंग। अगेन फिर से पॉइंट है, इमोशनल एंड लीगल रिलीफ है वो मिल गया विक्टिम को, बट अगर पॉइंट वही आता है कि वेदर हैविंग द इनकम सोर्सेज और नॉट है तो खुद का ट्रीटमेंट करवाया, नहीं है तो वो भी इश्यू राइज हो जाएगा। तो उस सेंस में वो रिलीफ मिला कि नहीं मिला? तो विक्टिम डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए उसके आगे के जो सर्कमस्टांसेस है वो चीजें भी नहीं थी। दैट वाज द रीजन टू ऐड वर्ड विक्टिम, वो क्राइटेरिया भी था। तो हम पनिशमेंट की थ्योरी की एक सेपरेट वे में अगर हम बात करें, डेटरेंट थ्योरी, और कौन कौन सी कुछ माइंड में आ रही है? कुछ रिफॉर्मेटिव होगी, प्यूनिटिव होगी, रेट्रीब्यूटिव होगी। रेट्रीब्यूटिव होगी, फॉलो होती है इंडिया में? रेट्रीब्यूटिव नहीं होती, रेफॉर्मेटिव होती है। डेटरेंट वो भी फॉलो होती है, मिक्स अप्रोच है डेटरेंट की एंड रेफॉर्मेटिव की, ठीक है। प्यूनिटिव वाला नेचर वो भी पार्ट है, मिक्स अप्रोच है ना इसके। अब रेफॉर्मेटिव की अगर आप बात करो कि कौन सी चीजें जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं रेफॉर्मेटरी को, यंग एज पर्सन, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, चाइल्ड ऑफेंडर्स, ये सारे इनको जो क्राइटेरिया है वो क्या फॉलो करते हैं? रिफॉर्मेटरी वाला पार्टी भी रिफॉर्म हो सकते हैं, अभी फर्स्ट टाइमर है ऐसे उसके रिगार्डिंग वो क्राइटेरिया आ जाएगा वहां पर। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी नहीं था पहले, सीआरपीसी था उसके अंदर, बट वो प्रोविजन कंसिडर करने पड़े, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को वहां पर लाना पड़ा, तो वो पार्ट हो गया। रेफॉर्मेटरी वाला पार्ट है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब डेटरेंट का पार्ट है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अगेन क्राइम किया है, सीरियल किलर्स हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, काफी सारे ऐसी सिचुएशन है वो राइज होती है कि डेथ पेनल्टी कहाँ दी जा सकती है। हर केस में तो नहीं दी जा सकती, नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन, बट कहाँ पर दे सकते हैं उसके अलग अलग है। मच्छी सिंह का केस है, बच्चन सिंह का केस है, निर्भया का केस है अभी जैसे। तो डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे जो सोसाइटल कॉन्शियंस को ज्यादा शॉक की है एक, वहां पे वो डेटरेंट इफेक्ट लाना है तो वहां पे डेथ पेनल्टी वाला पार्ट भी हो जाएगा। ये अफजल गुरु का केस है, उस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी जैसे वहां पे स्पेशल लॉज में, तो उनमें डेटरेंट प्लस प्यूनिटी वाला, रेफॉर्मेटरी वाला भी जैसे ऐसा क्राइम कर दिया वहां पे रेफॉर्मेटरी वाला पार्ट कहाँ पे अप्लाई करेंगे? वो हम प्रोस्पेक्टिव ऑफ एक्यूज के व्यू से देख रहे हैं और वो काफी सालों से चले आ रही हैं चीजें। प्रोसिक्यूशन एंड स्टेट अपना काम कर रहे हैं। पार्ट आ गया तीसरा, विक्टिम का पार्ट। उसके पार्ट पे ये चीजें नहीं थी तभी तो उसमें पहले वाले में भी ऐड किया गया था, वो सेक्शन आगे कंटिन्यू भी किए गए। और इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि भाई एक्यूज के ऊपर डालो, उसके बाद में क्या है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके ऊपर भी आ गई। तो जब विक्टिम वाला पॉइंट सिर्फ एक ये नहीं कि लीगल सेंस में उसको पनिशमेंट मिल गई और ये वाला पार्ट हो गया खत्म, तो कंपनसेटरी वाला जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। यही रीजन है विक्टिमोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो लेटर डेवलपमेंट ही है, पहले होता ही नहीं था इस नाम का सब्जेक्ट ही। उसमें उन्हीं चीजों को ही पिक किया गया है जहां पे पार्टिसिपेशन हो, रिलीफ हो।
बेसिक कंसेप्ट यही है। आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं, फ्रीडम, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्यूज या उसके राइट है, अरेस्टेड पर्सन के एक्यूज शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये वाला पॉइंट। पर दूसरा एस्पेक्ट भी तो है ना कॉइन का, उस सेंस में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिक्स इसी के ग्राउंड पे की गई है। अब इसमें चाहे आप कंपनसेशन की बात कर लो, चाहे उसमें प्ली बार्गेनिंग की बात कर लो, तो उनमें भी क्या है, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, उसमें भी क्या है, पार्टिसिपेशन। अदरवाइज बेल के अंदर पार्टीज है, ठीक है, अपोज कर लो, बाकी स्टेट का डिस्क्रिप्शन है, वहां पे जुडिशरी का डिस्क्रिप्शन है कि ग्रांट करी कि नहीं करी। बट प्ली बार्गेनिंग में सेंटेंस बार्गेन के बदले में भी उसको पनिशमेंट कम मिलेगी, प्लस क्या होगा, लेस सिवियर पनिशमेंट है, उसमें कंपनसेशन मिल जाए उस पर्सन को, विक्टिम को। तो वो काइंड ऑफ एक बैलेंस जस्टिस वाला पार्ट हो गया। तो उनमें भी विक्टिमोलॉजी वाला पार्ट है, उसी को आगे रखा गया उसमें भी। तो इस सेंस में ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के चेंजिंग एस्पेक्ट्स ही, तो कीप्स ऑन चेंजिंग वाला पार्ट यहाँ पर चल रहा है। उसी में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया, तो वो एक फर्दर डेवलपमेंट होगी और उसी के बेस पे नई डेफिनेशंस भी ऐड होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, अब आज की डेट में क्या है कि जैसे मान लो से कहीं पर हियरिंग हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपीयरेंस दिया जा सकता है, ठीक है। चाहे विटनेस की टेस्टिमनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी हो, चाहे एडवोकेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई एक्यूज पर्सन जो ऑलरेडी लॉज इन जेल है वहां से उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवानी है, वो सारा पार्ट है। तो वो नई आईटी एक्ट के कारण ही हुआ ना, और काइंड ऑफ उसको मैंडेट भी कर दिया गया भी ये चीजें सिस्टम भी मेंटेन करो, और उसी में ही ई फाइलिंग, एफआईआर और ये वाला पार्ट है सारी एंट्री करनी। तो वो लेटर डेवलपमेंट ही है सारी की सारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई बट दैट डिडंट डेवलप इन मिनट्स। तो एक सिस्टमैटिक इंफ्रा तो चाहिए, उस इंफ्रा के कारण सभी जगह ही अप्लाई नहीं हुआ है, कई स्टेट्स ने नहीं किया अभी तक अप्लाई, कई स्टेट्स ने इसको अप्लाई कर भी दिया, तो वो क्राइटेरिया भी है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। देन एक और एस्पेक्ट है इसमें, सुने में कोई नाम ये वैसे? हाँ जी, इंक्विजिटोरियल में क्या होता है? ठीक है, कुछ इंक्विजिटोरियल एंड एडवर्सरियल, और कोई और मीनिंग? हाँ ये तो ही है इसमें। Deals with which one? अच्छा, और कुछ कोई मीनिंग किसी को? यस, लास्ट बेंच से कोई इंक्विजिटोरियल का मीनिंग सुना हुआ वर्ड कभी? मीनिंग भी सुना हुआ? बोल दो फिर। इंक्विजिटोरियल में जजेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं, एक्टिव रोल। और जैसे कि 165 एविडेंस में है कि कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो इसी में कवर होता है सारा कि जिसके पास पावर है कि कोई भी रेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और यस, एडवर्सरियल का कोई और मीनिंग? स्पेक्टेटर, कुछ और इसमें? मैं तो बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ आए तो उसके बाद वो फिर हो जाएंगी चीजें, कुछ सुना हुआ जैसे। इसको समझने के लिए पॉइंट यही है कि मान लो कोई है, किंग है, अब उसका बेटा है, अब उसने कोई क्राइम कर दिया, राजाशाही चल रही है, किंग जोंग उनके बेटे ने कुछ कर दिया
एक बार होगा भी, किसने कर दिया वो बाकी बात की बातें, एक बार पकड़ा भी गया, वो पकड़ा गया उसका बेटा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसके रिगार्डिंग। अब मान लो क्या रहेगा, एक पॉइंट वही है। नहीं, अगर तो जो आप एग्जांपल दे रहे हो, हाँ, अगर तो वो किंग, हाँ किंग के एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल किंग है तो उसने अपने अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं अपॉइंट भी किए हुए, ठीक है। वहां पे जो काम है पकड़ के भी ले चोर को, अभी सामने भी लेके आ गए। अगर किंग वेलफेयर देखने वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका उसे सजा देगा, उसने क्राइम हुआ कि मेरा बेटा और मैं किंग हूं, मतलब ये हुआ हां मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ऑफ कोर्स उसे बचा। हां गाइस ये वही है, बायसनेस होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इसमें दो ही पार्टीज रहेंगी। एक किस में रहेगा, आप ये कह लो कि एक्यूज की साइड वाला पार्ट हो गया, और एक दूसरा साइड हो गया जिसमें आप ये कह लो कि जज एंड प्रोसिक्यूटर एक ही साइड में बैठे हैं, दोनों एक ही साइड में, ये वाला पार्ट होगा। क्वेश्चनिंग भी उसने करनी है और उसी ने ही उसमें फैसला सुनाना है। प्रोसिक्यूट भी उसी वही करना है, एविडेंसेस भी उन्होंने देने हैं और सजा भी उन्होंने देनी है। तो वहां पर क्या होगा कि सिंपल, मतलब ये नहीं कह सकते राजा कैसा। एक पॉइंट है कि बायसनेस आने के भी चांसेस है। अगर शुरू से वो चलेगा भी नहीं किया इसने क्राइम, तो आगे जजमेंट का भी शो हो जाएगा, भी जजमेंट में फ्री हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर शुरू से ये लगा कि टिल्ट ये है कि उसी तरीके से डील किया जाए कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, तो उस स्टेज से और सारे का सारा उसमें टिल्ट क्या होगा, आगे जजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। रीजन बीइंग क्या कि जब ये दोनों पार्टीज मिक्स होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो इनका जो थॉट प्रोसेस है दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड अकॉर्डिंगली। जजमेंट देने का जो पावर है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि जब वो मिक्स होंगे, जब हमें पर्सन नाम के लिए अलग अलग हो जाएंगे तो भी। इसी तरह जैसे प्रिंस की जगह कोई और पर्सन होता तो हो सकता था कि दिस पर्सन शुरू से ही भी न्यूट्रल जो होगा हम वही देखेंगे, इसी ट्रैक पर चलता, बट वो चीज शो हो जाती शुरू से। उसमें शुरू से उसको कहाँ रखा जा रहा है, किया जा रहा है, वो चीजें आ जाती। तो जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोसिक्यूशन है वो इसमें ज्यादा होती है इंक्विजिटोरियल वाले पार्ट में। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि जज मतलब इसमें पार्टिसिपेटिव रोल में रहता है, नॉट एज ए रेफरी। सिचुएशन यही है कि एक बंदे ने क्राइम किया, इसको पकड़ के प्रोसिक्यूशन लेके आए, ये अपना पार्ट कह रहे क्राइम किया, बट इसके फेवर के बंदे भी आए जो आके डिफेंस ले रहे हैं। अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों पार्टीज के, और इन आर्ग्यूमेंट्स को हियरिंग हो रही है बाय अ जज who is said to be a neutral person. Neutral person in the sense not influenced, not overlapping with the powers of either of the party. एक बार इसको सुनेगा, दोबारा इसको सुनेगा, देन एनालाइज द एविडेंसेस, देन विल बी गिविंग द सेंटेंस उसके बाद में। तो यहां पर क्या हो गया, पार्टीज होगी 1, 2 and 3 पार्टीज। थर्ड पार्टी इज इंडिपेंडेंट। जो ये पार्ट था डिफेंस तो ये हो ही गया खुद, एंड दिस वन इज द अपोजिट पार्टी, दो ही पार्टीज हैं। तो यहां पर इस रीजन से क्या होगा, पार्टिसिपेटरी रोल वाला आ गया। पार्टिसिपेटरी रोल है वो प्रोसिक्यूशन को इफेक्ट करेगा, ट्रायल को भी इफेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ बायसनेस। पर्सन जिस तरीके से डील करेगा वो उस प्रोसेस से बायस्ड हो जाएगा उसके रिगार्डिंग, और उसी के ऊपर वो फिर जजमेंट आ जाएगी, और वही फाइनलिटी वाला पॉइंट। यहां पर क्या है कि दोनों को एनालाइज करके जिस फेवर की बात लगेगी, बेनिफिट ऑफ डाउट है तो इधर दिए जाएंगे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है तो पनिशमेंट दी जाएगी। और वो पर्सन न्यूट्रल है, उसका उनसे कुछ लेना देना नहीं। इस पर्सन उल्टा उनको चेक रखना है भी टाइमली सारे काम हो, एविडेंस है वो प्रॉपर हो। दिस इज एडवर्सरियल। अगर हम प्योर सेंस में अगर बात करें तो इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है विद अ पिंच ऑफ इंक्विजिटोरियल, एंड दैट इज जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस। दैट इज द रीजन अलग अलग जगह पे वो सेक्शंस हैं। यहाँ पे जैसे पुराना एविडेंस एक्ट था उसका 165, 311 है सीआरपीसी का जैसे वहां पर, और इवन ऑर्डर 18 है सीपीसी का, उसमें भी
कैन कॉल एनी, उसमें 165 की डिटो लैंग्वेज का भी एक रूल है ऑर्डर 18 के सीपीसी के अंदर, कैन कॉल एनी पर्सन एनी टाइम, कैन आस्क एनी क्वेश्चन रेलेवेंट और इरेलेवेंट एक्सेट्रा। उन सब का सारे का पर्पज ही यही है कि उसके रिगार्डिंग ट्रुथ शुड कम आउट इन एनी वे, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एडवर्सरियल सिस्टम दैट इज फॉलोड बट विद अ मिक्स ऑफ इंक्विजिटोरियल। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट मीनिंग दैट इज डिफरेंट इन बोथ एस्पेक्ट्स। ठीक है, पॉइंट समझे से इसके रिगार्डिंग। अब सबसे बेसिक रीजन क्यों मैंने स्टेटमेंट बोली कि एडवर्सरियल है, आर्टिकल 50 क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द बेस्ट एक एविडेंस, इट इज एडवर्सरियल सिस्टम दैट इज फॉलोड। वी कांट से कि इट इज वो वाला पार्ट है कि इंक्विजिटोरियल फॉलो होता है। आर्टिकल जो 50 क्या है, सेपरेट जुडिशरी सेपरेट, एग्जीक्यूटिव सेपरेट, दोनों, प्लस चेक्स एंड बैलेंसेस की थियरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या है, ये सारी चीजें क्या है। अब आर्टिकल 50 तो बोल ही दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके अकॉर्डिंग सुपरवाइजरी नेचर, ये सारे क्राइटेरिया क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बैलेंसिंग अप्रोच होगी ना उसके रिगार्डिंग, तो इंटरफेरेंस नहीं करना बट वेदर दैट एग्जीक्यूटिव इज डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट। तो उसके लिए क्या है कि जब भी अरेस्ट किया विद इन 24 आवर्स में प्रेजेंट करो। फिर डिफॉल्ट बेल का क्राइटेरिया, अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आगे उसको इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, तो इन्फॉर्म करना, इलाका मैजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना, कितने पर्सन अरेस्टेड है वो इन्फॉर्म करना, प्लस प्रेजेंट करना, बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल कोर्ट को बताना उसके रिगार्डिंग। तो ये जो सारी चीजें चेक है, तो सुपरवाइजरी रोल वाला पॉइंट है, वही तो अप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला कि मोर ऑफ अ एडवर्सरियल नेचर है उसके साथ में फॉलो हो रहा है। इसमें इसके नीचे मेंशन कर दो, जजेस पार्टिसिपेट, जजेस पार्टिसिपेट इन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें रिप्रेजेंटेशन, एडवर्सरियल में रिप्रेजेंटेशन बाय डिफरेंट काउंसिल्स, representation by the different councils, different advocates, and judge is a neutral party. Neutral party. इसी के नीचे फर्दर आप ऐड कर देना इसमें, there are chances of being influenced if there is more role in investigation. Chances of biasness. इसके साइड when he is a neutral referee, कोई ना कि मान लो फुटबॉल का मैच भी है, रेफरी अगर एक साइड का हो तो क्या करे, दूसरों सभी को हो सकता है रेड कार्ड ही दिखा दे, येलो कार्ड जरूर दिखा दे, कुछ ना कुछ तो करेगा, रेड ना दिखाए तो बायसनेस का पॉइंट आ जाए ना वहां पर, ये रीजन आ जाएगा। और किसी भी, चाहे वहां पर पॉइंट है कि पर्सनल नोन हो या पर्सनल ग्रज हो, चाहे पर्सनल केस हो, वहां पर वो जो जज है दैट मस्ट रिक्यूज फ्रॉम द केस। दिस इज अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी और एडवर्सरियल सिस्टम भी। रिक्यूजल का मीनिंग समझते हो, जैसे क्या होता है,
पर्सन जो जज होता है वो उसके सामने मान लो कि अपने किसी नियर रिलेटिव का केस आ गया, तो भी वो सुनता रहेगा कि कैसे रहेगा ऐसे इसके रिगार्डिंग, या इन्फॉर्म करेगा भी वन ऑफ द पार्टीज नोन टू मी और माय रिलेटिव, देयर शुड द केस बी टेकन फ्रॉम मी, तो अपने आप को साइड कर लेगा उसके रिगार्डिंग। इसी सेंस में हो सकता है कि एक्यूज है, एक्यूज के साथ उसका भी कोई केस चल रहा है, वो कहता है गोवा लिखूं तक यहाँ निकाल लेते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पर्सनली इंटरेस्टेड तो हो गया ना, वहां पर भी उसी की यही ड्यूटी बनती है। तो बताए ना, बात अलग है। तो डिपेंड करेगा वहां पर एक्यूज करे, ताकि थर्ड पार्टी आए, नया जज आए, वो थर्ड पार्टी रहे, रेफरी ही रहे, वहां पर इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर पर्सनली। तो ये रेक्यूजल वाला पॉइंट है, ये इसमें नए वाले एक्ट में भी है, पुराने वाले में 479 में मेंशन था। ठीक है, अपने आप को उस चीज से अलग करना। तो वो चीज अब किस चीज का हिंट है, अगेन इसी चीज का, एडवर्सरियल के। क्या लाइन लिखी थी इसमें लास्ट में, न्यूट्रल रेफरी, then there are less chances of biasness. अब इसमें जैसे जो पहले वाला एविडेंस है उसमें 165 सीआरपीसी पहले वाला 311, इनमें यही मेंशन था कि किसी भी पर्सन को बुला के कोई क्वेश्चनिंग कर लो, मतलब डाउट लग रही है कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, या विटनेसेस इनसे स्ट्रांग भी हो सकते थे, या और स्ट्रांग है तो नहीं क्या, जिनके स्टेटमेंट्स तो रिकॉर्ड करी थी पुलिस ने, बट उनको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस नहीं बनाया। तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर से उसकी केस डायरी ले सकते हैं। केस डायरी होती है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड रखता है, जब भी कोई केस आता है तो हर केस की एक सेपरेट केस डायरी होती है, कब इन्फॉर्मेशन मिली, कब पुलिस ऑफिसर कहाँ गया, कहाँ से क्या कलेक्शन किया, किसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, कितना टाइम चलते हुए गया, क्या प्रोग्रेस है, क्या रिकवरीज है, सारा कुछ उसको मंगवा के जज चेक कर सकता है भी कोई और बंदे तो नहीं थे, भी 20 बंदे थे, 15 बंदे थे, आपने तो 3 बंदे लेके आए यहाँ पे, तो उन बंदों की क्या स्टेटमेंट थी, जैसे उनको कोर्ट में समन कर लिया जाएगा, फिर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। अब उन स्टेटमेंट्स में लगे भी एक्यूज ने क्राइम किया है, या वो आई विटनेसेस ही थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बायस हो गया, ही इज डूइंग जस्टिस फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंसेस ओनली, इसलिए ये उसका इंक्विजिटोरियल का एक फंक्शन हो गया। इंक्विजिटोरियल मतलब और कुछ जानने की एक्साइटमेंट उस सेंस में हो गया, और इंक्विजिटोरियल नाम है तो इंक्वायर करना, कुछ और पूछो भी, ये क्यों, ऐसे क्यों, वहां क्या करने गए थे, तुमने कैसे देख लिया, ये वाला पार्ट है वो भी उसमें आ गया, कोई और तो नहीं था, फिर उसको क्यों नहीं लेके आए पुलिस वाले से इंक्वायरी करनी। रीजन बीइंग जो जजमेंट है वो बेस्ट एविडेंसेस पर बेस्ड हो, इम्परफेक्ट एविडेंसेस पर बेस्ड ना हो, दैट इज द बेसिक रीजन। इसलिए ये एक इसमें मिक्सचर इतना ही पार्ट डाला गया, बट मियरली बिकॉज ही इज आस्किंग क्वेश्चन दैट डजंट मीन ही इज फेवरिंग अ पार्टी, इसलिए वो इंक्विजिटोरियल वाला पॉइंट है, उसके जो करेक्टर की पार्ट आया था भाई, जो क्वेश्चन वो कर रहा है वो तो उसको पीपी को करने चाहिए थी, जज साहब क्यों पूछ रहे हैं, ये तो साइड बदल गई। ऐसा नहीं होगा, पर्पज ये है कि ये कोई और एविडेंसेस तो नहीं रह गए, हो सकता है ऐसा विटनेस हो जो कहे कि भाई क्राइम जेड ने मारा था ना कि ए ने मारा था, ऐसा कुछ जैसे उसके रिगार्डिंग, वो क्राइटेरिया से उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि ये कब कब यूज करने से।
ठीक है, बेसिकली दिस इज बीइंग फॉलोड, और यही इसी के आगे अगर हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ जजेस आ जाएंगे. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट वाला पार्ट है, वो भी आ जाएगा उसके अंदर. दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, वो क्राइटेरिया वो भी सेपरेटली होगा. प्लस एक क्राइटेरिया जो थर्ड पार्टी वाला क्राइटेरिया कि डिफेंस काउंसिल जो प्रोवाइड करने हैं, उसमें भी डेवलपमेंट्स वाला पार्ट, अगर हम आर्टिकल 39A की बात कर लो, चाहे उसमें लीगल एड ड्यूरिंग सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बात कर लो, जैसे उसके रिगार्डिंग, वो सारा पार्ट्स तीनों सेगमेंट को शो कर रहे हैं. डिफेंस, एक्यूज, जज, दैट इज कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग हो गया. अब अगला पॉइंट क्या है कि जैसे ये तो जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, वर्ड है जैसे एडजुडिकेटरी फंक्शन, एडजुडिकेशन. सीपीसी में डिक्री की डेफिनेशन में ये वर्ड आता है, जैसे उसके रिगार्डिंग इसमें भी यही क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग है जैसे, और बार बार मतलब यही वर्ड है कि एडजुडिकेशन वाला पार्ट इसमें भी अप्लाई होगा. स्पेसिफिकली अगर आप देखो कि वर्ड कोर्ट्स की टाइप्स तो इन्होंने डिफाइन कर दी हैं, वेदर द वर्ड कोर्ट हैज बीन डिफाइंड इन दिस, नहीं है मेंशन जैसे इसके रिगार्डिंग. सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जो एम में डिफाइंड है, इसमें क्लॉज एम में. एक बार जुडिशियल प्रोसीडिंग को आप रीड करना. Any proceeding in the course of which an evidence or may be legal ऑन ओथ अगर एविडेंस लिए जाएंगे, दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. ऑन ओथ और विदाउट ओथ का बेसिक डिफरेंस यही है कि ऑन ओथ के ऊपर एक फाउंडेशन बन जाती है पार्टी की जिसने स्टेटमेंट्स दी है. अगर वो वहां पर रॉन्ग होगी या फॉल्स होगी तो फॉल्स एविडेंस की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी रन की जा सकती है उसके रिगार्डिंग. वो क्राइटेरिया बेसिकली. अब वर्ड कोर्ट या कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ओवरलैपिंग वर्ड्स हैं. बेसिकली क्या है कि कोर्ट तो अलग अलग सेंस में रेवेन्यू कोर्ट भी होती है, सिविल कोर्ट भी है, क्रिमिनल कोर्ट भी है. क्वासाई जो ट्राइब्यूनल है, दे आर आल्सो इन द नेचर ऑफ कोर्ट. कोई भी टाइप का ट्राइब्यूनल, चाहे एमएससीडी का ट्राइब्यूनल हो, चाहे आर्बिट्रेटर भी हो, उस सेंस दे आर आल्सो कोर्ट्स. द बेसिक पॉइंट की एक जजमेंट देने की पावर्स, और जजमेंट देने की पावर्स है उसी के अकॉर्डिंग इसमें बाइफर्केशंस हैं, जो स्केड्यूल हैं जैसे उसके अंदर भी, उनमें भी वही बाइफर्केशन है कि कौन से टाइप का मैटर है, कौन सी कोर्ट है वो ट्राई करेगी. आप लास्ट में
चलिए इसमें स्केड्यूल 1 के अंदर देखिए एक बार कॉलम जो मेंशन किए गए। इनमें जैसे 70 सेक्शन है, 69 है, कोई सा भी जैसे इनके अंदर 69 में से सबसे लास्ट कॉलम मैंने वहां पे कोर्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, वो देखो क्या सारों में एक ही मेंशन है। कोर्ट ऑफ सेशन वर्ड भी है, एनी मैजिस्ट्रेट भी है, इवन मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वर्ड भी मेंशन है। ये जो वर्डिंग है वो इसी वर्ड के साथ में ही मेंशन है। जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन मेंशन किया गया है वहां पर बेसिकली क्या होगा, जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगी केस का। केस के जो एविडेंसेस से लेके दोनों पार्टीज हैं उनके एविडेंस से लेके फाइनल जो जजमेंट है वो ट्रायल के बाद में वो पर्टिकुलर कोर्ट देगी। कौन सी कोर्ट देगी? जो जिसका नाम सबसे लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया। दैट मींस दैट कोर्ट इज सेड टू बी कंपिटेंट टू एडजुडिकेट एंड टू गिव अ जजमेंट। कॉग्निजेंस का पार्ट है वो मैजिस्ट्रेट के पास में पावर दी गई है। कॉग्निजेंस अब अगेन जैसे वर्ड ट्रायल यूज कर लिया, ट्रायल वर्ड भी डिफाइंड है इसके अंदर। ना पहले वाले सीआरपीसी में था ना इस वाले के अंदर, ट्रायल भी नहीं है। कॉग्निजेंस वर्ड भी सिंपल है, कॉग्निजेंस ना ये पहले वाले में था ना अभी वाले में। तो पॉइंट वही है कि फाउंडेशन जो पुराना सीआरपीसी था वही है, उसी में बस वो थोड़ा रिफॉर्म वाला पार्ट आ गया, उस सेंस में आ रहा है। ट्रायल का तो मीनिंग है आप ये मान के चलो कि जनरली ट्रायल आर आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये एलिगेशंस है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द पर्सन विल बी एक्विटेड और द पर्सन विल बी कन्विक्टेड, देन ही विल नॉट बी ट्राइड वंस अगेन। रीजन डबल जियोपार्डी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला पॉइंट दिया गया है इसके रिगार्डिंग। तो ट्रायल का ये सेंस में लिंक है। अगर हम प्रोसीजरल पार्ट से अगर बात कर रहे हैं तो ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी? जेएमआईसी करेगा, एनी मैजिस्ट्रेट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। वो उस सेंस में वो प्रोसीजरल लॉ सिर्फ इतना बताएगी। वो एक फंडामेंटल राइट भी है डबल जियोपार्डी वाला जो क्राइटेरिया। देन वर्ड आया था कि कॉग्निजेंस, इसका मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जनरली इसका मीनिंग यही है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड और एप्लीकेशन जुडिशियल माइंड में अब क्या फर्क है? आप ही बंदे तो वही हो, जज लग गए तो माइंड तो वही हो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो जाएगा। कैसे? नहीं कॉग्निजेंस तो ले लेगा, बट वो कॉग्निजेंस का जो हमने मीनिंग बात की है उसमें ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। एक हम सिंपली बात कहते हैं किसी चीज का नोटिस लेना। एप्लीकेशन ऑफ माइंड अभी हाँ वो बंदा ऐसे कर रहा है, ऑब्जर्व कर लिया आपने कुछ चीज, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर दी। द वर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉग्निजेंस। एक लिटरल मीनिंग ही है एक लेमैन लैंग्वेज में। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड का मीनिंग क्या आ गया? लीगल सेंस में जो चीजें सामने आई हैं उनके बेस पे प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट और नॉट, दैट सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। हाँ भी बंदे ने लगता है क्राइम किया, उस सेंस में जो अप्लाई किया वो कॉग्निजेंस वाला क्राइटेरिया। ही हैज टेकन द जुडिशियल नोटिस, yes that person has committed a crime either from the facts given in the complaint or either the facts are given in the FIR। तो प्रोसीड जो फर्दर करना है उस पर्पज के लिए जब ये काम किया, कॉग्निजेंस ले ली, तो अब आगे प्रोसेस चलेगी जैसे उसके रिगार्डिंग। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जो पार्टीज के साथ में रिलेटेड है। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो एक लेमैन लैंग्वेज में होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल कनोटेशंस। यहाँ पे लीगल कनोटेशंस क्या होगी? मान लो एक्टस रियस मेंस या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, कोई लेटर लिखे हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ गई, आई विटनेस सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं क्राइम भी किया है इसने, ऐसी बातें सामने आ गई, यस इट सीम्स कि द पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम। दिस इज वर्ड कॉग्निजेंस इसके रिगार्डिंग। तो ना तो ट्रायल डिफाइंड है ना ये वाला वर्ड डिफाइंड है। अब पॉइंट है कि कॉग्निजेंस से पहले पहले अगर लगता है कि क्राइम नहीं किया है तो कॉग्निजेंस नहीं ली, छोड़ दिया उसको, कल को एविडेंसेस और आ गए, वहां पर क्या होगा? फिर डबल जियोपार्डी नहीं लगा, क्यों? कॉग्निजेंस नहीं ली,
तो ट्रायल वाला पार्ट ना चार्ज फ्रेमिंग वगैरह कुछ हुए थे। कॉग्निजेंस लेने के बाद में पॉइंट क्या रहता है इसमें, एफआईआर के लिए अलग प्रोसीडिंग्स है, कंप्लेंट के लिए अलग प्रोसीडिंग्स है। ये सबसे इनिशियल स्टेज है जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक जो ट्रायल वाला पार्ट है उस डायरेक्शन में हम चलते हैं। ये नहीं कि ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल तो होगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम कर लेंगे तो फिर वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। चार्ज फ्रेम हो गए, whether he has committed murder or not, whether he has committed theft or not, अब यही होगा नहीं किया या किया, एक्विटेड और कन्विक्टेड, वो एक एडजुडिकेशन का पार्ट आ जाएगा, जजमेंट का पार्ट आ जाएगा उसमें। कॉग्निजेंस लेके कंप्लेंट केस पे कॉग्निजेंस ली, फिर कुछ इंक्वायरी की, पूछताछ की, फिर लगा भी नहीं केस बनता, कंप्लेंट डिसमिस्ड, चार्ज फ्रेमिंग में गए नहीं, ट्रायल बना ही नहीं, कल को नए एविडेंस मिल गए, you can again proceed further, you can again take the cognizance उसके रिगार्डिंग। तो इनकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, ऐसे बेसिक क्राइटेरिया इसमें है। नेक्स्ट आगे लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड बीएनएसएस। एनी क्राइम कमिटेड, इसमें लिखो any crime committed is a wrong against society. So therefore it is a society the society has to prosecute the accused. Next line. For this purpose, there must be a procedure. There must be a procedure and it must be properly followed. So that rights of the accused do not get infringed. Next, when the criminal, next paragraph, when the criminal procedure is utilized, there is curtailment of individual freedom as well as fundamental rights. Violation of individual freedom as well as fundamental rights. They should not be misbalanced. Because of the principle of natural justice that accused is presumed to be innocent. Accused is presumed to be innocent until proven guilty.
The BNSS is about the reasonable curtailment. Reasonable curtailment and also for the safeguards. And also for the safeguards of the natural justice for the accused as well as victim. Next paragraph में the societal interest lies in the fact that the culprit must be prosecuted and convicted if he has committed the crime. Article 19, 20 and Article 21. 19 to 21. They basically are representation of principles of natural justice from the viewpoint of BNSS. अभी पीछे मान लो दिल्ली के सीएम है, उनको बेल मिली थी, उनके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई थी, कोई उनमें से कोई कंडीशन सुनी हुई हो आपने? सीएम ऑफिस नहीं जाना और भी कुछ थी कंडीशन उसमें. देखा जाए क्या कन्विक्शन है, अभी कन्विक्शन है, फिर हम कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? उन्हीं कंडीशन की बात करें, जैसे आपने बोल दिया कि सीएम है, सीएम ऑफिस नहीं जाना और एज ए सीएम साइन भी नहीं करने, ठीक है, वो हो गया. इसके अलावा और कुछ मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो मैंने कुछ नहीं किया. मतलब वो जो जनरल पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो रेज कर लो, जो जनरल पॉलिटिकल रैलीज की स्टेटमेंट है वो दे लो. अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलना, झूठा फंसाया गया ऐसा भी नहीं बोलना. वो कंडीशन है. कहने का पर्पज क्या है? एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल सिटीजन है तो उसको आर्टिकल 19 अवेलेबल है कि नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकता है उसके रिगार्डिंग, बट 19 के अंदर ही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. तो रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो एज पर लॉ, मोरालिटी या सोशल ऑर्डर, ये वाली लॉ है तो लीगल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे आ जाती है, ठीक है. वो कन्विक्टेड नहीं है इसीलिए तो बेल मिली है. एक एस्पेक्ट तो ये हो गया उसी के रिगार्डिंग. बट आगे जाके एक पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए ना, कि वही पर्सन ऐसी स्टेटमेंट दे के कुछ ऐसा ओपिनियन और वो चीजें भी क्रिएट कर दी. एक एरिया से बाहर नहीं जाना, जबकि हम आर्टिकल 19 में क्या बोलते हैं? कैन सेटल एनीवेयर इन इंडिया. उसको बोला दिल्ली से बाहर नहीं जाना या पंजाब से बाहर नहीं जाना, इसलिए. तो वो कंडीशंस का कहने का पर्पज क्या हुआ कि बैलेंसिंग करने की कोशिश है. अभी ठीक है, अभी कौन सा कन्विक्टेड है बंदा, इसलिए बेल का राइट बनता है, बट बेल का राइट मिलेगा बट विद कंडीशंस मिलेगा. क्या? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इस टेरिटोरियल जगह से बाहर नहीं जाना, मीडिया में नहीं बोलना, सीएम ऑफिस से डेजिग्नेशन है तो वहां पर भी नहीं जाना, वो ऑफिशियल काम नहीं करने, उस सेंस का कोई काम नहीं करना, दैट कैन इन्फ्लुएंस. अब देखा जाए आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी वाला पॉइंट भी है, प्लस ये आर्टिकल 19 वाला सेटल एनीवेयर टू गो एनीवेयर वाला पार्ट है विद इन इंडिया, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी, ये वाला पार्ट.
20 वाले पार्ट है उनमें वो एक अलग सेंस में प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है कि भाई खुद को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया, नो वन कैन बी अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, डबल जो पार्टी वाला हो गया, एक्सपोज फैक्ट वाला हो गया। उनमें क्या है कि जो इंटेरोगेशन के टाइम पर ऐसा उसके साथ कुछ ना हो, तो एक तरीके से जो पुलिस टॉर्चर के अगेंस्ट वो चीजें हो जाती, तो उनमें जो कस्टडी दी जा रही है वहां पे जुडिशियल कस्टडी, नॉट अ पुलिस कस्टडी, वो वाला पार्ट। प्लस अगर मान लो डेली अटेंडेंस लगानी है कि वेदर दैट पर्सन इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन और नॉट, तो वो अटेंडेंस लगानी है वहां पर, वो एक लिमिट में हो गया। तो एक बैलेंसिंग होगी ना, फ्री भी कर दिया बट फ्री मतलब एक लिमिट में कर दिया, वो क्या होगी, बैलेंसिंग। यही सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है। तो शुरू में अरेस्ट करना है तो पुलिस वाले को मतलब आप कह लो कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पे कुछ पावर्स दे दी भी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है क्या, क्या अरेस्ट मतलब एक लाइन बोली जाती है कि पावर ऑफ अरेस्ट एंड एक्सरसाइजिंग इट आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसी चीज को अप्लाई किया गया यहाँ पे अरेस्ट की पावर्स के साथ में। तो पुलिस ऑफिसर ने देखना था वेदर द पर्सन शुड बी अरेस्टेड, सिंपली एन ऑफेंस इज अ cognizable one, that doesn't mean the person must always be arrested. This is said by the Supreme Court in many judgments. फिर उनमें कुछ ऐसी टाइप की कैटेगरीज भी बना दी गई भी उनमें अरेस्ट नहीं करना। अगर इंक्वायरी से काम चल रहा है, पर्सन इज कोऑपरेटिंग, वो ललिता कुमारी की जजमेंट में बोल दिए, अरनेश कुमार की जजमेंट थी उसमें बोल दिए। कुछ एग्जांपल उसकी मेडिकल नेग्लिजेंस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स है, दो पार्टीज का हुआ कॉन्ट्रैक्ट, अब उसको सिविल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल के नेचर का टच दे दिया जाए। इस बंदे ने तो चीटिंग की है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में सिविल लाइबिलिटी है, चीटिंग में क्रिमिनल लाइबिलिटी है, बट उसको वो कलर दे के फिर चीटिंग में कंप्लेंट डाल के और पुलिस अथॉरिटीज के पास जाना भी, पर्सन को अरेस्ट की उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसा जो सिचुएशन है। तो वहां पर ऐसे जो भी कॉमर्शियल हो गया, मैट्रिमोनियल, तो उनमें एक बार इंक्वायरी करो वेदर देयर इज अ नीड टू अरेस्ट और नॉट, तो वो बैलेंसिंग ही होगी, जरूरत है तो अरेस्ट, नहीं तो नहीं। अब नए के अंदर भी कुछ इसी टाइप की पावर्स दी गई हैं, जजमेंट्स आएंगी, बाय दैट टाइम आप तो जुडिशियल ऑफिसर हो बन जाओगे, क्योंकि 5-7 साल तो लगेगा, 2-3 साल लगेंगे कि भी इस इन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, पुलिस ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन को किस सेंस में लिया जाए। पहले वाले में था भी नेम एंड एड्रेस वगैरह नहीं बताया, प्लस कॉग्निजेबल केस या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो सारी चीजें थी जैसे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया, तो वो बैलेंसिंग, बेसिक पॉइंट क्या होगा, बैलेंसिंग। इफ देयर इज अ नीड यू कैन अरेस्ट, इफ देयर इज नो नीड डोंट अरेस्ट, सिंपल ये बात है। कन्विक्शन एक्विटल तो बहुत बाद की बात है ना, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हमने अरेस्ट रख लिया, कल को जाके वो एक्विट हो जाए, फिर मिसबैलेंस नहीं होगी चीज। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ सीआरपीसी, काम भी करता रहे बट ये इट शुड गो हैंड इन हैंड विद द सोसाइटी, वो बेसिक है। फर्दर लिखो इसमें, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ criminal jurisprudence, the cardinal principle of criminal jurisprudence is that the accused has to be presumed to be innocent until proven guilty. Next line. Thus the rights of the accused are curtailed even though he has not yet been proven guilty. Therefore there are need of these safeguards. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक करके, यहाँ लास्ट बेंच बताइए, बिल्कुल लास्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, एक एलिमेंट बता दो।
कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया है कुछ? हाँ जी, सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, कोई भी एक एलिमेंट बता दो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक ना ये बेसिकली थीम बेस्ड है चीज, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, पहला तो यही क्वेश्चन है। व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो उस वर्ड डेमोक्रेसी में इम्प्लाइड काफी सारे मीनिंग है। तो उसका एसेंस है कि लोगों की पार्टिसिपेशन और ये चीजें हैं। और यहाँ पे जो चीजें बेस्ट वे में हो सकती है कि जो ऑर्गन्स की सेपरेशन से लेके सारी चीजें, वो सारी उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, ये थर्ड लास्ट बेंच पे पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सही है, कोई और एलिमेंट? यस, प्लीज टेल एनी एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक दो लिखे हुए हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने बोला थीम बेस्ड है ये चीजें, वो बोलते हैं ना, अभी सोल है, जान है, वो आत्मा है जो दिखेगी नहीं, शरीर है वो दिखेगा, वैसी चीज बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में। और कुछ इसमें जुडिशियल रिव्यू भी है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकेला ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर्स उस सेंस में वर्ड आ गया। ठीक है, और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि लोगों की ही सुप्रीम, जैसे वर्डिंग प्रियम्बल के स्टार्टिंग वर्ड्स ही क्या है, वी द पीपल, लोगों की पावर्स है, लोगों में ही रहनी चाहिए। वो बेसिक क्राइटेरिया कब मेंटेन होगा, जब बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन होगा। ऐसा तो नहीं कि हर एक ही पर्सन वो कोई जज होगा, हर एक ही पर्सन वहां पे एमपी होगा, बट उसकी पार्टिसिपेशन तो होगी ना, उसके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे है, तो डेमोक्रेसी का बेसिक पार्ट हो गया जो, हाँ, तो उसमें पार्ट उसी के रिगार्डिंग हो गया। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में अपने आप ही सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला पॉइंट भी आता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वो इन्फ्लुएंस नहीं है उस चीज से। ये जो सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर में सीआरपीसी या बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारी चीजें जो इसके साथ रिलेट होती है। जो वर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो भी उसी सेंस में काम कर रहा है, वो भी तो बेसिक स्ट्रक्चर वाले उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अब ये थोड़ा होगा कि मान लो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट अब मर्जी आई तभी वहां पर स्टेट की गवर्नमेंट को करके और प्रेसिडेंट रूल लगा ले, जब लगाते हैं तब क्या कहते हैं फिर, संविधान की हत्या। तो मतलब इलेक्टोरल वाला पार्ट है उनका, वो क्राइटेरिया आगे फॉलो भी होना चाहिए से, उस तरीके से। तो ये जो सारी चीजें ना कंबाइंड ही सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवानंद भारती वाला पॉइंट था, उसमें भी सब कुछ आया था। हाँ लिखो इसमें, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन includes within itself, basic structure of the constitution includes within itself the principles of natural justice, basic structure of the constitution includes within itself the principles of natural justice, comma, reasonableness, comma, fairness, comma, non-arbitrariness। क्योंकि फंडामेंटल राइट का टाइटल आ गया, वो तो स्पेसिफिक होएगी चीजें। ये ऐसे वर्ड्स है कंबाइंड एक से ज्यादा आर्टिकल्स के, या उसका एक थीम बेस वाला क्राइटेरिया, उस सेंस में जो एटसेट्रा। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर देयरफॉर are not to be violated, are not to be violated in any circumstances, next line में ऑडी अल्ट्रम पार्टम,
comma, no one can be a judge in his own cause. No one can be a judge in his own cause. Comma, rule against biasness, BIAS. Comma, no unfair applicability. No unfair applicability of the law, etc. are specifically focused on BNSS. BNSS. क्योंकि ये वाले वर्ड क्योंकि हम हमेशा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हियरिंग की और इनकी बातें थोड़ा करेंगे, हर एक केस जज और वाला पॉइंट थोड़ा होगा, ये इस सेंस में अलग है, वो जनरल सेंस में थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी अप्लाई हो रहे हैं और सीआरपीसी में भी अप्लाई हो रहे हैं जो पहले वाले थे, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर फोकस्ड है। जैसे मैंने आपको एक रेक्यूजल की एग्जांपल दी, भी किसी नॉन पर्सन का केस आ गया तो उसको खुद को अलग करना है, वो क्राइटेरिया हो गया उसमें। फिर अगर ऑडियल्ट्रम पार्टम की बात करते हैं तो मान लो आप उसकी कसाब का नाम सुना हुआ है, क्या किया था उसने? सबने देख लिया, गन थी, बाकी मारे गए, उसको पकड़ लिया, फिर तो अगले दिन फांसी दे देते उसको, प्रूफ थे ना, सारा कुछ था। फिर अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कुछ भी हो, मतलब भी बिरयानी खिलाई या कुछ और जो वर्ड बोले जाए, द पॉइंट इज अब एविडेंस आ गया ना, भी वो उनके साथ आया, इतने बंदों की डेथ हुई, बट अगले दिन उस तरीके से वो जो फुटेज थी वायरल भी न्यूज चैनल से लेकर सब जगह आएगी, सबने देखा उस बंदा, वो बंदा गोलियां चला रहा है, मार रहा है लोगों, तो अगले दिन उसको फांसी दे देनी चाहिए थी। उसको फांसी देने में 4-5 साल क्यों लग गए, आप ही बताओ? क्या रीजन है? अब उसके लिए भी वो कौन सा भी इंडियन था, इसलिए क्या दिक्कत है, एक एक्सेप्शन के तौर पे अगले दिन ही कर दो या नेक्स्ट डे में कर दो, जैसे ऐसा कुछ क्यों फॉलो किया गया? रीजन बेसिक, मतलब उसी से ही आप, हाँ, अभी अभी जो वर्ड्स लिखे हैं जैसे उन्हीं में से कहीं ना कहीं वो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑडियल्ट्रम पार्टम क्या? राइट ऑफ हियरिंग, नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड। आर्बिट्रेरीनेस, अगर कर दें तो वो होगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो नॉन आर्बिट्रेरीनेस वाला पार्ट हो जाएगा। अब किसी का पासपोर्ट जब ये बिल्कुल एयरपोर्ट पे पहुंच गए तब बोले नहीं नहीं जी ऑर्डर्स हैं, ये पासपोर्ट ले लो, नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना, तो वो वाला पार्ट भी उसमें भी क्या हो जाएगा, ये फिर से होगा जो मनवीर ने बोला है कैसा है, कैसा कुछ, उसी को पासपोर्ट केस भी बोलते हैं। तो उसमें वर्डिंग क्या आ गई, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे हो, एग्जीक्यूटिव के पार्ट पे हो, जुडिशरी के पार्ट पे हो, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजंस, रीजनड डिसीजंस वाला क्राइटेरिया, तो रीजनेबल वाला क्राइटेरिया होना चाहिए वहां पे। तो इसलिए हमेशा वर्डिंग है, एक स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब नहीं बोलता वो वैसे, विद रीजंस विद रीजंस वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, भी क्या रीजन है जिस रीजन से कोई डॉक्यूमेंट या किसी को अरेस्ट किया गया वगैरह, वो क्राइटेरिया। तो वो सारी जो चीजें आ रही हैं वो सारी यहाँ पर भी अप्लाई, तो कसाब के केस में वही तो था, तो इसीलिए वो ट्रायल प्रॉपर सारे हुए हैं, नीचे की जजमेंट आई है, चेक कन्विक्शन, अपील वाला पॉइंट वहां पे रीजन क्या आ गया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया। तो चाहे उन्होंने बार ने कॉल ले ली, ऑल इंडिया मतलब बार वाले जो ना बोल रहे हैं, लोकल बार ने, बॉम्बे बार भी, कोई भी एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस पर्सन को, फिर भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू प्रोवाइड एडवोकेट, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने भी किया। अब वो चाहे एडवोकेट से वहां पे ना जाके बोले, वो एक अलग बात है ऐसे उस तरीके से, बट वो एक उन्होंने प्रॉपर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल प्रोसेस है, उसको तो फॉलो किया गया ना। उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, अफजल गुरु के केस में भी क्या सेम, इवन मर्सी पिटिशन तक भी हाँ, ये नहीं कि रोक ही लगा, प्रोहिबिटेड टू फाइल मर्सी, ऐसा तो नहीं बोला, हाँ फाइल करो, प्रेसिडेंट ने सुनना है सुनेंगे, दे विल रिजेक्ट और दे विल एक्सेप्ट विद रीजंस। तो वो रीजन का क्राइटेरिया, जहां पे डायरेक्ट रोल है वहां पे हम बोल रहे हैं, तो जहां पे डाउटफुल केसेस हो तो वहां तो सबसे पहला राइट बनता है, एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि भी मीडिया ट्रायल जहां पे इंपैक्ट करता है।
और इसीलिए वो कोर्ट प्रोसीडिंग और उनके रिगार्डिंग बोला जाता है भी इनके ऊपर आप इस तरीके की सेंसेशनल जो न्यूज है वैसे नहीं की जाए जैसे उसके रिगार्डिंग आधी अधूरी चीजों के बेस पे, क्योंकि पॉइंट वही हो गया कि आर्बिट्रेरीनेस वाला पॉइंट या रीजनेबलनेस का क्राइटेरिया, प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल का क्राइटेरिया, तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो होंगे। तो चाहे उनके केस में जब हम ये कह रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन है इंडिया का, जहां पे वो डिफेंड खुद करना चाहता, देयर बिकम्स अ राइट टू डिफेंड वन सेल्फ, नहीं है तो फिर लीगल एड का क्राइटेरिया आ गया। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि वो सीआरपीसी पूरे में फॉलो होगा। इवन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट से चीज शुरू हो जाएगी, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो, अगर उसका कोई लीगल है एडवाइजर उसको इन्फॉर्म करो, उसको अवेलेबल करो। ट्रायल के टाइम है वो दोबारा से प्रोविजन दे दिया, दोनों स्टेजेस पर वो है ये क्राइटेरिया। तो वो सारा क्या फॉलो हो रहा है, यही सारे बेसिक प्रिंसिपल तो फॉलो हो रहे हैं। तो ये स्कैटर्ड है पूरे बीएनएसएस इसमें भी, ठीक है। फर्दर BNSS provides for the procedure for prosecution, and on the other side for prosecution, and on the other side also provides for the safeguards. In the interest, safeguards in the interest of the accused. This balance is the jurisprudential or constitutional essence. Constitutional essence of the BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरे के साथ में, जहां जहां पर इक्वालिटी एक अलग सेंस होती है। बट अगर हम 19 में बेल के रिगार्डिंग हो गया, 20 हो गया क्रिमिनल लॉ पे, 21 हो गया, 22 में जो 24 आवर्स में प्रेजेंट करना है वो क्राइटेरिया हो गया। तो ये जो आर्टिकल हम इसके साथ में लेके चल रहे हैं तो वो सारे यहाँ पे कोरिलेट होंगे। दैट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप पॉइंट है ना उस एसेंस को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप स्पेसिफिक है, सभी के लिए, whether that accused is a citizen of India or not है। even Kasab वाला point है, he is not a citizen of India but still we will be following the proper procedure or not, yes we will be following। तो ये सारी चीज है, दिस इज द jurisprudential aspect, ठीक है। इसी ट्रैक पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड को ओपन करोगे तो ये एक्स्ट्रा चीजें, ये नहीं कि सेक्शन वाइज और ये कर लिया रट्टा लग गया, आगे लॉ चेंज करने रट्टा कहाँ जाएगा, पुराना भी है ही नहीं निकला, पूरा नए वाले भी आ गए से इसमें। हाँ जी, अभी एलएलबी में पढ़ के तो आएंगे। कोई डाउट्स ऑनलाइन?